अगर आप कोई काम करें और उसे आप इंजॉय ना करें तो लिहाजा वो काम आप खूबसूरती से नहीं कर सकते। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो है हम आपसे बात करेंगे अबाउट चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब हम चौथे चैप्टर पे हैं और ये चौथा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हमें समझाता है कि आखिर एटम्स आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं। इस चैप्टर का अगर नाम रखा जाता केमिकल बॉन्डिंग तो ये भी गलत ना था, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब ही ये होता है कि एटम्स आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स जो इन्होंने चैप्टर में हमें बताई हैं, सिखाई हैं, उन पे पहले बहस कर लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, बात करेंगे आपसे इस चैप्टर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि आखिर एटम्स बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हैं। उसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। एक तो ऑक्टेट रूल, एक डुप्लेट रूल, एक स्टेबिलिटी और दूसरा टू लूज एनर्जीज। ये बड़े ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से शायद एटम्स बॉन्ड बनाना चाहते हैं। इनको हम अभी डिस्कस भी करेंगे। हमारा टॉपिक ये होगा व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड या किसी किस्म का भी बॉन्ड। उसके बाद केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इसकी कितनी नेचर्स हैं, तो उसमें हम आयोनिक बॉन्ड की तफसील को स्टडी करेंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, जबकि डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी होता है जिसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इनकी तफसील हम आपको बताएंगे। उसके बाद मेटालिक बॉन्डिंग आ जाती है। मेटालिक बॉन्डिंग में हम स्टडी करेंगे अबाउट हाउ मेटल्स फॉर्म अ बॉन्ड। देखिए 3 किस्म के एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ये एटम्स की किस्में हैं। दीज आर नोन एज बेसिकली दी टाइप्स ऑफ एटम्स, ये लिख लें। और ये जो मेटल्स हैं, अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसको कहते हैं मेटालिक। अगर नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अगर नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मेटल्स में आप सोडियम को ले लें, आयरन को ले लें, मैग्नीशियम को ले लें, एल्यूमिनियम को ले लें, तकरीबन 80% तो प्रोडक्ट टेबल में मेटल्स ही हैं। जबकि नॉन मेटल्स और मेटल्स के कम्बिनेशन में आप मेटल सोडियम ले लें और नॉन मेटल क्लोरीन ले लें और बॉन्ड सोडियम क्लोराइड का डिस्कस कर लेंगे। मैग्नीशियम और क्लोरीन का बॉन्ड भी डिस्कस किया जा सकता है। नॉन मेटल में आप ऑक्सीजन को ले लें, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन को ले लें, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस को ले लें, Cl2 गैस, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बॉन्ड को ले लें, HCl गैस, कार्बन की हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग को ले लें, मीथेन गैस, या फिर नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग को ले लें, अमोनिया गैस। ये सब कोवलेंट इन नेचर है। ये सब आपस में आपको बॉन्डेड नज़र आ रही हैं, ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो इसका भी तफसील में जो सिलेबस के अंदर आपका है दिया गया मामला, उसको करेंगे हल। फिर IMF पढ़ेंगे।
ये IMF कर्जे वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, जिसमें हम सबसे पहले डायपोल फोर्सेस को पढ़ेंगे, फिर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। ये दो किस्म की फोर्सेस हैं जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं भी आपको इसी इंट्रोडक्शन के अंदर मैं बता दूंगा कि आखिर लॉन्ग कौन से आते हैं बोर्ड में इस चैप्टर में से, तो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। आखिर में हम पढ़ेंगे जो बॉन्डिंग पढ़ ली सारी हमने, दैट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, स्टार टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ स्टार टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मे बी इस चैप्टर की मैं आपको 2 से 3 वीडियोस बना के दूँ। मेरी वीडियो 2 से 2.5 घंटे की हो जाती है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने डिस्क्रिप्शन में देख लेना है टाइमलाइंस को। जब भी आपको टाइम मिले आप मेरी वीडियोस पर आएँ और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। तो इट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट टू स्टडी, इट्स जस्ट डिफ़िकल्ट टू मैनेज अ टाइम। पढ़ना मुश्किल नहीं होता है, बल्कि पढ़ने के लिए टाइम को निकालना मुश्किल होता है। तो लिहाजा ये मेरी बात याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं कि मतलब हमने जो बॉन्डिंग पढ़ ली, लास्ट में हम इस चैप्टर के यही पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कहाँ काम आता है। कोवलेंट कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कहाँ काम आता है। पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कहाँ काम आता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बॉन्डिंग क्यों होती है, कहाँ काम आती है। फिर मेटल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब लॉन्ग इसमें से क्या आएंगे स्टूडेंट्स, देखो लॉन्ग इसमें से ज़्यादातर जो आते हैं उसमें आयनिक बॉन्डिंग पर नोट आता है, कोवलेंट बॉन्डिंग पर नोट आता है, डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग भी आ जाती है, मेटालिक बॉन्डिंग पर नोट आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर नोट आता है, या फिर आपको किसी भी प्रॉपर्टीज़ को पूछा जा सकता है कि कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ बताएं, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ बताएं, या फिर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ बताएं। ये सबसे डोमिनेंट सवाल हैं जो 3, बाकी भी आ जाते हैं, पढ़ने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार कर लें, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी तफसील में जाते हैं और इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो इससे ये होगा कि ज़रा हमारे चैप्टर का आगाज़ अच्छा हो जाएगा। तो एक छोटा सा पैराग्राफ जो पहले ही पेज पे लिखा गया आपकी किताब के, उसमें क्या लिखा है, उसमें कोई ऐसा कोई सवाल तो छुपा नहीं हुआ, लेकिन उसमें एक मैसेज बड़ा अच्छा लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एटम्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे रहना चाहते हैं। एटम्स आपस में इकट्ठे रहने की वजह से वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वो कंपाउंड्स बनाते हैं, और फिर वो इकट्ठे रहते हैं। और फिर डेफिनेटली आप और मैं इंसान बहुत से कोवलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स का मजमुआ है। हमारे में मेटालिक बॉन्ड तो नहीं होता, लेकिन इस घड़ी में ये लोहे की बनी है, इसमें मेटालिक बॉन्ड है। शायद ये जो माइक है इसके अंदर कुछ लोहे का काम किया हो, या जिस मोबाइल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई हो सकता है कि मेटल्स का अंदर इस्तेमाल हो, धात का इस्तेमाल हो, स्पेसिफिकली सोना, सिल्वर या फिर आयरन। तो ये आपने याद रखना है कि ये हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं ये आपस में इकट्ठा रहना चाहते हैं। अब हम एक मसले की तरफ चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो आपका पहला टॉपिक, व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, ये सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हैं। मैंने कुछ इस टॉपिक में से सवाल आपके लिए बनाए हैं जो कि बोर्ड में आने वाले सवाल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको आप नोट डाउन भी कर लें। व्हाट इज़ डुप्लेट रूल, व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, what is stability, how do atoms attain stability, how do atoms accumulate 8 electrons in their valence shells। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा कि कोई भी एटम हो उसका न्यूक्लियस होता है और उसके शेल्स होते हैं। यहां पर ये मैं आपको एटम बना के दे रहा हूं, इसके 2 शेल हैं, और यहां पर मैं आपको एटम बना के दे रहा हूं, इसका सिर्फ एक ही शेल है। याद रखिएगा, अगर किसी एटम का सिर्फ एक ही शेल होता है तो वो अपने
पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, आपको याद होगा कि ए में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो लिहाजा इसे डुप्लेट रूल कहा जाता है। इसको फॉलो करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ काउंटिंग लिख लूँ। स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे ये नंबर्स मैंने कुछ लिखे हैं। इन नंबर्स में से कुछ नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि नंबर 2, जैसे कि लेट्स से दैट नंबर 10, जैसे कि नंबर 18। अब आप स्टूडेंट्स कहेंगे सर नंबर तो सारे एक जैसे होते हैं, आपने इन नंबर्स को इंपॉर्टेंस क्यों दी है? तो इसके पीछे मैं जवाब दूंगा, क्योंकि ये नंबर वो नंबर्स हैं जिन पर नोबल गैसेस आती हैं। अब ये जो दूसरे एटम्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे लिथियम, जैसे बेरिलियम, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, chlorine, then we have something like potassium, and then we have calcium. मैं आपसे पहले 20 एलिमेंट्स की ही बात करूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। आगे मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपसे यहीं पर बात करूंगा अबाउट द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, एटम्स। तो ये हमारे पास जो हीलियम है, ये हीलियम कह लें कि एक ऐसा मॉडल एटम है। मॉडल एटम इसको बना लेते हैं। ये हमारे पास हीलियम का एटम बन गया। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर शेल है, आउटर शेल। और इस आउटर शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। साइंसदानों का मानना है कि जो आउटर शेल है या वैलेंस शेल है, इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो 2 को कहते हैं डाई। डाई से एक वर्ड है डुप्लेट। तो ये डुप्लेट रूल बना, एक कानून बना कि जब किसी भी एटम में आउटर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कन्फिग्रेशन करें तो दैट इज 1s2, यानी जिस एटम की कन्फिग्रेशन 1s2 होगी, दैट्स इट, यानी हीलियम, तो वो एक स्टेबल एटम होगा, क्योंकि उसके आउटर शेल में यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। तो इसलिए जो दूसरे एटम्स हैं वो इसको फॉलो करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन इसको फॉलो करेगा, लिथियम इसको फॉलो करेगा, बेरिलियम भी कोशिश करेगा इसको फॉलो करे। बोरॉन थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा कि यार मैं इसको किसको फॉलो करूं, मैं इधर अब नियॉन को फॉलो करूं जो कि 10वें नंबर पे आ रहा है, या मैं फॉलो करूं दूसरे नंबर पे आने वाले हीलियम को। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। आई होप आपको नज़र नहीं आ रहा। सो आई थिंक सो आपको जो है नज़र आ रहा है टिल आई डोंट नो, ओके। सो आपको 17 तक नज़र आ रहा है, राइट। सो अब ये हमारे पास ये 2 एलिमेंट हैं। अब ये जो बीच वाले एटम्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये सोचो विचार में है कि किसको फॉलो किया जाए। पहला तो दूसरे नंबर को फॉलो करेगा, तीसरा भी दूसरे नंबर को फॉलो करेगा, चौथा भी दूसरे नंबर को फॉलो करने की भरपूर कोशिश करेगा। अब 5वां जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इधर 10वें नंबर को फॉलो किया जाए या दूसरे नंबर को फॉलो किया जाए। फॉलो से मुराद है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स किस तरह के कर लिए जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये डेफिनेटली हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नियॉन में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब बोरॉन ये चाहता है कि मुझे पता लगे कि इधर मैंने अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करना है या 5 इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाकर 5 और लेकर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स कर लेने।
तो ये एक कन्फ्यूजन है कुछ एटम्स के लिए, तो इसलिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नियरेस्ट नोबल गैस। जो एटम जिस नोबल गैस के नियरेस्ट होता है वो उसी को फॉलो करता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैसेस हैं। ये 18वां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। अब तमाम एलिमेंट्स चाहते हैं इन जैसे हो जाना, तो मेरा ये सिंपल सा जवाब होगा कि व्हाई डू एटम्स मेक अ केमिकल बॉन्ड जस्ट टू गेट देयर सेल्फ लाइक नोबल गैसेस। वो चाहते हैं एटम्स कि वो नोबल गैसेस की तरह हो जाएं। अब जैसे हाइड्रोजन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन चाहेगा कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने के लिए क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि हीलियम की तरह हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दैट इज बेसिकली 1s1। हीलियम की देखें तो दैट इज बेसिकली 1s2। तो हाइड्रोजन 1s2 होना चाहता है। दैट इज द फंटास्टिक रूल, दैट इज नोन एज डुप्लेट रूल। क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर शेल में जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता होना चाहिए, और जो हीलियम के आउटर शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाइड्रोजन चाहता है कि उसके भी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कहाँ से कैसे लेगा? ये अब अगला बड़ा तगड़ा सवाल है, बड़ा सॉलिड सवाल है। इसके पीछे ज़रूर काम करेंगे, आप मेरी ये बातें याद रखिएगा। इसके पीछे हम काम ज़रूर करेंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, वीडियो को आपने आगे तक देखना है। आपने इस बॉन्डिंग के सफ़र में जो है मेरे साथ रहना है ताकि मैं आपको समझा सकूं। मेरी अव्वलीन तरजीह है कि मैं तमाम बच्चों को अच्छे तरीके से आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स आउट कर सकूं। तो अगर आप डेफिनेटली सब्र व तहम्मुल से कॉपी पेंसिल बुक खोलकर मेरे साथ काम करेंगे तो ये सफ़र इंशाल्लाह पाए तकमील को ज़रूर पहुँचेगा। तो स्टूडेंट्स, बात हो रही थी कि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम के साथ जो है वो बॉन्ड हीलियम की तरह होना चाहता है, तो इसको कहते हैं डुप्लेट रूल। अगर कोई भी एटम आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, उसे डुप्लेट रूल को फॉलो करना होगा। सो इफ एनी एटम एक्वायर्स, हासिल कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल कह ले या फिर क्या कह ले, वैलेंस शेल। सो दिस इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। आपकी बुक के हिसाब से देखें तो डुप्लेट रूल में लिखा गया कि अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, क्या लिखा गया? अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, यानी कि आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अटेन कर लेना। अटेन मींस हासिल कर लेना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में हासिल कर लेना इज जस्ट डुप्लेट रूल। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की आपको कोशिश करूं, अभी मैंने शुरू में 2 शेल्स वाला एटम बनाया था, अब मैं उसको बनाता हूं दोबारा। लेट्स से दैट हमारे पास नियॉन है, 10वां एलिमेंट 10 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पहले शेल में इसके 2 पूरे हैं, अगले शेल की बारी आ जाती है। और द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ये वाला जो इसका शेल है, जो कि अब डेफिनेटली आउटर शेल भी कहलाएगा, वैलेंस शेल भी कहलाएगा, इसमें आपको मिलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखें, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो साइंसदानों का मानना है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी अगर किसी भी शेल के आउटर शेल में किसी भी एटम के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टा से लफ्ज़ है,
ऑक्टेट का लफ्ज जो है वो किससे है? ऑक्टा से। ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो क्या सीखा? यही सीखा कि नोबल गैस है ये और इसके आउटर शेल में इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। पहला शेल के शेल 1s2, फिर के बाद L 2s2 और 2p6। तो L में हमारे पास जो है वो कितने पूरे हो गए? इसमें 2 पूरे हो गए, इसमें 8 पूरे हो गए। 1s2 2s2 2p6। तो याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो लाजमी देखो बॉन्डिंग को समझने से पहले। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़े से कमज़ोर हो और नहीं आती तो तगड़े तरीके से चैप्टर नहीं आपको समझ में आना। तो जाओ चैप्टर नंबर 2 पे, डिस्क्रिप्शन में अभी जाओगे, क्लिक करोगे, पहले ही लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको मैंने पूरी बुक की वीडियोज़ की एक लिस्ट बना दी है, इसे हम प्ले लिस्ट कहते हैं। उस प्ले लिस्ट में जाओ, दूसरे चैप्टर के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस पर क्लिक कर दो वीडियो पे, उसको सारा देखो, अच्छी तरह समझो, फिर आओ इस वीडियो पे मेरे पास और फिर समझो इसको जो मैं समझा रहा हूँ। तो क्या समझा रहा हूँ कि नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, के में 2 हैं, एल में 8 हैं। एल में अगर 8 हों तो उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं, क्योंकि ये जो के है ये पहला शेल है और एल जो है वो बैलेंस शेल है। क्योंकि इसका पहला शेल के है और दूसरा शेल एल है तो दूसरा बैलेंस होगा ना। नियॉन में सिर्फ 2 शेल्स होते हैं। चलें, यहाँ पे मैं आपसे एक एटम की बात करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट वन एटम। अब देखिए इस काउंटिंग के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ओह दैट्स वेरी फास्ट। सो ये हमारे पास नियॉन है और ये मैं अगर इसकी बात करूँ दैट इज सोडियम। अब सवाल ये उठता है कि सोडियम हीलियम को फॉलो करेगा, आर्गॉन को फॉलो करेगा कि नियॉन को फॉलो करेगा? तो कॉमन सेंस कहती है कि 11 डिजिट 10वें डिजिट के करीब है, तो वो क्यों करे दूसरे डिजिट को फॉलो, या वो क्यों करे 18वें डिजिट को फॉलो? तो नो डाउट फिर समझ में आती है कि जो सोडियम है उसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फॉलो करेगा नियॉन को। तो लिहाजा नियॉन को फॉलो कैसे करेगा इसकी बात कर लेते हैं। ये देखें, अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके शेल 3 है। लेट्स से दैट ये हमारे पास पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल है, इसमें आ गए हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरा शेल है जिसमें आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 8 10 और 1 11। तो लिहाजा ये आउटर शेल से अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे, यानी ये है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। और अगर फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो देखें ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इस वाली कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाती है कि नहीं? तो इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। अगर एक एटम अटेन करना चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखें के में जो है वो 2 हैं, एल में जो है वो 8 हैं और एम में जो है वो 1 है। तो 1 8 और यहाँ 2 होगा, 1 2 8 और 1, तो ये हो गए 8 और 2 10 और 1 11। तो आई होप आपको समझ में आ रही है कि आखिर सोडियम ने नियॉन को फॉलो क्यों किया, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो क्यों किया। इट्स जस्ट बिकॉज कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले। उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। वो 11वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। उसने नियॉन को फॉलो कर लिया और नियॉन जो है वो है 10वां एलिमेंट, द 10th एटम, द 10th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इस तरीके से फिर ऑक्टेट रूल भी समझ में आ गया होगा। बुक में लिखा हुआ है कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ऑक्टेट रूल क्या है? अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। आउटर शेल के अंदर अगर 8 कोई एटम इलेक्ट्रॉन चाहता है तो वो ऑक्टेट फॉलो कर रहा है। तो बोर्ड में बड़ी दफ़ा सवाल आता है डुप्लेट ऑक्टेट में क्या फ़र्क है। तो अगर कोई एटम, मतलब कुछ एटम्स ऐसे हैं जो आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं,
डेफिनेटली वो हीलियम के फॉलोअर होंगे ना, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बस ये 3 ज़्यादातर यही डुप्लेट को फॉलो करते हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स कोशिश करते हैं कि वो ऑक्टेट ही फॉलो करें। रीज़न, क्योंकि जितनी भी नोबल गैसेस है हीलियम के अलावा उनके सबके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर शेल में सबके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि भी 8 इलेक्ट्रॉन हम आउटर शेल में गेन कर लें। तो फिर वाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव, तो इसका जवाब भी यही पैराग्राफ है। द नोबल गैसेज हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। नोबल गैसेज के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब नोबल गैसेज हैव वैलेंस शेल्स कंप्लीटली फिल्ड, उनके जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, यानी अब उसमें आउटर शेल में उनके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, वो सब नोबल गैसेस के हैं हीलियम के अलावा। सो देयर एटम्स डू नॉट हैव एनी वेकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल टू एक्यूमुलेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ ये बात आपको समझा देता हूँ कि अगर नोबल गैस के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और जगह नहीं है कि मजीद इलेक्ट्रॉन्स में सेट हों। तो लिहाजा ये एटम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के अलावा 9 इलेक्ट्रॉन भी हो नोबल गैसेस का। तो नोबल गैसेस बस 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहती हैं एंड दैट्स इट, उनके पास है और उसके बाद वो नोबल गैसेस कहला रही हैं। सो देयरफॉर नोबल गैसेस डू नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, और यही वजह है कि नोबल गैसेस स्टेबल क्यों है। सो वाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, वो रिएक्शन क्यों नहीं करती हैं, वो स्टेबल क्यों है। तो उनके आउटर शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको क्या ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज़ करने की। उनको आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, वो हैं। जिसके पास बहुत पैसा है उसको क्या ज़रूरत है और पैसे उसके पास हैं, समझे ना इस बात को। सो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, उसको क्या ज़रूरत है और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब नॉन रिएक्टिव का मतलब, रिएक्टिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या लफ्ज़ है रिएक्टिव, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन चाहिए। नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है कि ना इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना देने हैं ना लेने हैं इलेक्ट्रॉन्स। 8 आउटर शेल में पूरे हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर नॉन रिएक्टिव, इसलिए नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होती हैं। फिर मेरा अगला सवाल था कि स्टेबिलिटी को कैसे हम मेजर करेंगे, मतलब एटम्स चाहते हैं स्टेबल हो जाना, तो एटम्स स्टेबल कैसे होंगे। सो इंपॉर्टेंट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल एटम्स ट्राई देयर बेस्ट टू हैव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये फैक्ट है कि सारे एटम्स चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह की हो, नोबल गैसेस की तरह की हो। ये भी मैंने आपको सारा थोड़ा सा पीछे मार्कअप किया है, सारा आपका डाटा बनाने के दिमाग में कोशिश की है। फॉर दिस पर्पज एटम्स कंबाइन विद वन अनदर विच इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, और यही वजह है कि केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो ये मैं भी आपको आगे सोडियम क्लोरीन की एग्जाम्पल दूंगा, फिर कोवलेंट बॉन्ड में सारी गैसें समझाऊंगा मैं आपको। तो मैं आपको इंशाल्लाह ये जर्नी में मैं भरपूर साथ निभाऊंगा आपका, मैं आपको बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। इन अदर वर्ड्स एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाते हैं। फिर अगला मेरा सवाल था कि हाउ डू, अब ये आपको कि सर इसके नोट्स भी दे दो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपसे डिस्क्रिप्शन की जो प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर लिंक है, वहाँ से आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगला सवाल है हाउ डू एटम्स एक्यूमुलेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, कि एटम जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हासिल करते हैं। तो इसमें 3 रूल्स हैं, वो याद रखना है। बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टू दी अदर एटम्स, ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के 8 पूरे कर सकते हैं। सोडियम के केस में देखें आप, इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 3 शेल्स थे, तीसरे शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब इसका ये वाला वैलेंस शेल बन गया, क्योंकि शेल खत्म हो गया ना, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो अब कितने शेल 2 हो गए और दूसरा ही वैलेंस शेल कहलाएगा। उसको देखो लूज करके इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, ऑक्टेट पूरा कर लिया। इस तरह से आप फ्लोरीन की तरफ आ जाओ, फ्लोरीन के पास जो है वो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्लोरीन का एटम बना दिया मैंने, अब इसके आउटर शेल में 7 है, तो ये क्या करेगा, गेन कर लेगा। यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन गेन करने से या वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देने से आप ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं, एटम्स ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। या फिर एक बहुत बड़ा रीज़न है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ये काम किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो हैं वो एक नेचुरल टेंडेंसी रखते हैं 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स की अपनी वैलेंस शेल में। कोई भी एटम चाहता है कि उसके 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हों वैलेंस शेल में, ये चाहता है वो। तो एटम्स हैव लेस देन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल आर अनस्टेबल। तो फिर हम कहेंगे जी कौन से एटम्स अनस्टेबल होते हैं, तो जिनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ना हो या 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो। स्पेसिफिकली हम कहेंगे कि जो हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, ये अनस्टेबल है क्योंकि आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और बाकी सब के भी आउटर शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये भी क्या अनस्टेबल है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहाँ पर पैदा होता है कि
हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वे ऑफ एन एटम टू रिएक्ट, यानी हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एटम्स रिएक्ट करना चाहते हैं. सो द पोजीशन ऑफ एन एटम इन अ पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स ग्रुप नंबर. अब आपके पास पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर आपको नज़र आता है कि एटम्स के पूरे हमने रखा हुआ है, उनको ग्रुप्स बना के रखा हुआ, 18 ग्रुप्स हैं. As we studied in chapter 3, the group number is assigned on the basis of the valence shell electron. और हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा, पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में है उसके आउटर शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर पहला ग्रुप है तो सबके जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब के एलिमेंट्स, ये पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, इनके सब के आउटर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा. और जो दूसरा ग्रुप है जो कि कहलाता है द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये दूसरा ग्रुप है. इनके सबके आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. आउटर शेल में, शेल जितने मर्जी हो, आउटर शेल की बात हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन होंगे. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड ग्रुप 17 हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. जो ग्रुप 17 है उसका ग्रुप 7 सपोज कर लें, तो ग्रुप 7 का मतलब है कि आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. 7th ग्रुप को या 17th ग्रुप को हम हैलोजेंस ग्रुप कहते हैं. और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन जैसे एलिमेंट्स रखता है अपने अंदर. सो मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन इट्स नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. डिस्कस नेक्स्ट सेक्शन. यानी कि अभी मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आखिर ये सब रिएक्शंस होते हैं. तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल थे, ये कुछ सवालात थे मैंने आपसे शेयर किए. अब हम तगड़े टॉपिक की तरफ आते हैं. अब हम बात करेंगे आपसे केमिकल बॉन्डिंग की, कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है. तो वाई डू एटम्स रिएक्ट, ये मेरी कोई आधे घंटे की वीडियो आपको ये समझाएगी कि एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं. आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में आए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, केमिकल बॉन्डिंग, मैं आपको सारी प्रॉपरली समझा देता हूँ. आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, ऐसे ऐसे राज मैं खोलूँगा इस केमिकल बॉन्डिंग को समझाते हुए. आप हैरान हो जाएंगे कि सर वाओ, आपने तो ज़बरदस्त तरीके से ये बात समझा दी कि आखिर एटम्स बॉन्ड बनाते क्यों और कैसे बना रहे हैं. उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, और फिर मैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ पर एक वीडियो बनाऊंगा. तो टोटल तकरीबन इस चैप्टर की मैं 4 वीडियोस बनाऊंगा, और वो आप इंशाल्लाह देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगी. अपना ख्याल रखिएगा. इस चैनल का भी जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GS Academy यूट्यूब चैनल.